Hello, am I audible? Am I audible? Okay, can see. Okay, I'll be starting. So open up with your endo paper. I'll be starting with it. Open up. You can open up your video also. Okay. Or I'll be starting with your endo paper. So Nahid, have you come? Yeah. And can you look at the screen also? So we'll be starting with the first question. Nahid, am I audible to you? Yes, Nahid. Nahid, everything audible to you? Visible as well as audible, Nahid? Nahid has again left out. I don't know why. Okay, anyways, we'll start with it. So, Aru, you can just आप अपना ऑडियो ऑन कर लें to interact. When the root canal instruments are sterilized in a glass bead sterilizer, they should be sterilized for. The correct answer is, what is the correct answer? What have you answered? Just check with your answer sheet कि क्या आंसर रहता है जब हम पेपर पॉइंट को स्टेरिलाइज करते हैं ग्लास बीड स्टेरिलाइजर में. They are placed in a sterilizer for. Tell me.
the center. They are placed in a sterilizer for कितनी देर के लिए रखते हैं? For 10 seconds. 10 सेकेंड्स करेक्ट आंसर। तो इस पॉइंट पे आपको क्या याद रखना है कि पेपर पॉइंट्स को हम 10 सेकेंड्स के लिए रखते हैं, और फाइल्स और रिमर्स, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, फाइल्स और रिमर्स को कितनी देर के लिए रखते हैं? 5 सेकेंड के लिए, और बर्स को रखते हैं हम 15 सेकेंड के लिए। सो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। That paper point is for 10 seconds, files and reamers is for 5 seconds, and burrs is for 15 seconds. Okay. Wait. One participant is not able to join. और इसमें क्या याद रखना है आपको? व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्लास बीड स्टेरिलाइजर? ग्लास बीड स्टेरिलाइजर का साइज होता है लेस देन 1 mm, ठीक है। और जो नाइट्रोजन गैस का साइज होता है इन अ कार्ट्रिज, जो एल वाला कार्ट्रिज होता है, उसका साइज भी 1 to 2 mm होता है। We'll wait. Some people want to join. अच्छा, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन इज, बताएंगे क्या है इसका आंसर? It's volume of irrigation. वॉल्यूम ऑफ द इरिगेशन। सब आंसर्स मार्क्ड हैं, इधर इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग यू कैन रीड एंड टेल कि आंसर क्या है। करेक्ट। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन इज योर वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन। Hello, ma'am. A procedure Good can morning. be called as audible, Nahid? Yes, ma'am. A procedure can be a procedure can be called as microsurgery when it is done at a magnification of, answer everyone, 10x, ma'am. 10x correct। तो नाहिद हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, when the root canal instruments are sterilized in a glass bead sterilizer they should be sterilized for, the correct answer is 10 seconds। तो इस पॉइंट Okay. पे आपको याद रखना है कि पेपर पॉइंट्स आर स्टेरिलाइज्ड फॉर 10 seconds, करेक्ट। फाइल्स एंड रीमर्स आर स्टेरिलाइज्ड फॉर हाउ मच टाइम? 5 seconds, ठीक है। एंड बर्ड्स आर स्टेरिलाइज्ड फॉर हाउ मच टाइम? अरु टेल मी, आई टोल्ड यू बर्ड्स देर के लिए करते हैं For 15 seconds. 15 seconds, ठीक है। For 15 और seconds. आपको याद रखना है दैट द साइज ऑफ अ ग्लास बीड स्टेरिलाइजर कितना होता है? लेस देन 1 mm, करेक्ट। और 1 mm से ही आपको एक और वैल्यू याद आनी चाहिए, द साइज ऑफ अ बबल इन अ नाइट्रोजन इन अ कार्ट्रिज इज अगेन 1 mm। Another very important point here, Ma'am, last point, hydrogen. I didn't get you, नाइट्रोजन ma'am. गैस का जो बबल होता है कार्ट्रिज में, दैट इज आल्सो 1 to 2 mm, ठीक है। Okay, okay, साइज okay, ऑफ ma'am. द ग्लास बीड स्टेरिलाइजर का दैट इज अगेन 1 mm, ठीक है। पेपर पॉइंट को हम 10 सेकंड्स के लिए रखते हैं। फाइल्स और रीमर्स को अगर हमें स्टेरिलाइज करना हो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 5 दैट इज seconds. फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। और बर्स को हम Okay, कितनी ma'am. देर के लिए करते हैं ग्लास बीड स्टेरिलाइजर में? समटाइम्स 15 seconds. 15 seconds। एंड अगेन यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि ग्लास बीड स्टेरिलाइजर का टेम्परेचर क्या होता है? बताएंगे? 112. नो, इट इज 425 to 475 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 425 to 475 degree Celsius, and you have to remember the temperature in centigrade also, that is 218 to 46 218 to 246 degree Celsius, you can write it down also। Okay. तो टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है ग्लास बीड स्टेरिलाइजर का,
और सेल्सियस में कितना होता है. सो इन फ़ारेनहाइट इट इज 425 to 475 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन सेल्सियस इज 218 से 246 डिग्री सेल्सियस. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है. और ग्लास बीड स्टेरिलाइजर पे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लास बीड स्टेरिलाइजर का जो टेम्परेचर होता है सेंटर में दैट इज लो और पेरिफेरी में क्या होता है टेम्परेचर दैट इज High. high. So they High. can ask you a question that periphery temperature is low or high for a glass bead sterilizer. Answer will be your periphery is high, central is low. Low. तो ये सब आपको याद रखना है इस पॉइंट के रिगार्डिंग. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन इज. अच्छा, पेपर पॉइंट पे एक और क्वेश्चन आ जाता है. पेपर पॉइंट पे जैसे एक पेशेंट आया, रिपोर्टेड टू अ डेंटिस्ट विद अ ट्रॉमा टू एन इमेच्योर टूथ विद एन ओपन एपेक्स. तो एपेक्स कैसा है? ओपन है. टूथ कैसे? इमेच्योर है, मतलब अभी पूरा टूथ बना नहीं है. ठीक है. तो डॉक्टर वांट्स टू डू द रूट कैनाल ट्रीटमेंट. हाउ आर यू गोइंग टू मेजर अ वर्किंग लेंथ? अगर हमारी रूट पूरी बनी हुई है तो वी आर गोइंग टू मेजर द वर्किंग लेंथ विद योर इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर. बट इन केस ऑफ एन इमेच्योर टूथ, हाउ आर यू गोइंग टू मेजर द वर्किंग लेंथ? टेल मी. Paper point. पेपर पॉइंट. सो क्वेश्चन आ जाता है हाउ विल यू मेजर द वर्किंग लेंथ? आंसर विल बी योर पेपर पॉइंट. पेपर पॉइंट को कितनी देर के लिए रखेंगे ग्लास बीड स्टेरिलाइजर में? आंसर विल बी योर 10 seconds. 10 करेक्ट. seconds. Next is important aspect of irrigation is. Answer will be volume of Volume irrigation. of irrigate. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आया रिसेंटली पीजीआई दिसंबर 2018 में. उसमें था that the needle that is used in irrigation, what is the most important factor? The first option is penetration depth or internal and outer diameter, final size of the root canal preparation, or all of the above. Answer would be all of the above. All of the अगर above. आप कोई नीडल यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? नीडल की पेनिट्रेशन डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है, डायमीटर भी इंपॉर्टेंट है, और फाइनल साइज ऑफ रूट कैनाल प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर माइक्रो सर्जरी इज डन. माइक्रो सर्जरी हम कब कहते हैं? व्हेन द मैग्निफिकेशन इज डन एट अ लेवल ऑफ 10x. नेक्स्ट. ये आप याद रख लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है. नेक्स्ट इज अ होट टूथ इज. अरुणिका, you can answer. A hot tooth is कौन सा Which होता is है? hot difficult tooth. to anesthetize. Yeah, a tooth that is difficult to anesthetize. ठीक है. तो इसमें आपको ये याद रखना है that a hot tooth is a tooth that is difficult to anesthetize because of the increased number of TTXR channels. TTXR channels जब बढ़ जाते हैं so they become resistant to LA. आप कोई भी LA अगर उस टूथ पे अप्लाई करेंगे, LA देंगे, so that will be very difficult to anesthetize. तो अब होट टूथ में जो कि डिफिकल्ट है टू एनेस्थेटाइज, आप क्या यूज करेंगे टू एनेस्थेटाइज इट? व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू यूज? कौन सा एलए यूज करेंगे? कौन सा? Bupivacaine. Correct. Bupivacaine. Bupivacaine is the correct answer. And another LA that you can use for a hot tooth is your Articaine. Maybe Articaine. Articaine. ये क्वेश्चन पे आ जाता है. Which LA is used for a hot tooth? Bupivacaine or Articaine? Next is the term endodontics is given by whom? Harry B. Jones. Harry B. Johnson. Approximate what percentage of the mandibular first molars exhibit two distal canals? 30%. 30% of the molars are going to show the two distal canals. और अगर हम बात करें मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की, मीजियोबक्कल रूट में हाउ मच सेकंड कैनाल हमें दिखती है? कितने केसेस में? 10%. Maybe 6%. नो. अगर हम एक्सिलरी फर्स्ट मोलर की बात करें, मीजियोबक्कल कैनाल हमें दिखती है मतलब 35% केसेस में कि यू विल फाइंड अनदर मीजियोबक्कल कैनाल. बट इफ यू आर यूजिंग माइक्रोस्कोप और आप मीजियोबक्कल कैनाल देखेंगे मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में, तो उसकी परसेंटेज याद रखेंगे 95.2% केसेस में हमें मिल जाती है एक और. ठीक है. तो नॉर्मली 35% केसेस में विदाउट माइक्रोस्कोप मिलेगी आपको,
और विद माइक्रोस्कोप 95.2%। और 2 डिस्टल कैनाल्स इन मैंडिबुलर मोलर्स की परसेंटेज कितनी है? 30%. 30%। और 2 कैनाल्स इन मैंडिबुलर इंसाइजर, व्हाट वुड बी द आंसर? 2 कैनाल्स हमें मैंडिबुलर इंसाइजर्स में कितनी परसेंटेज ऑफ केसेस में मिलती हैं? 10%. No, it's 25 to 41% is the cases जिसके अंदर आपको मैंडिबुलर इंसाइजर्स में 2 कैनाल मिलती है, जिसमें कि 87% ऑफ द केसेस में दोनों कैनाल का एक ही एग्जिट होता है। सिर्फ 13% ऑफ द केसेस में दोनों कैनाल के सेपरेट एग्जिट होते हैं। तो ये परसेंटेज आपको सबकी याद रखनी है। ठीक है, करेक्ट। चले आगे, ये रिपीट करो। 87% of these cases the exit is same. सेम, या दोनों कैनाल्स का एग्जिट एक ही है। एंड इन 13% ऑफ द केसेस द एग्जिट इज सेपरेट। यू कैन जस्ट have a paper and pen and keep on writing the points. Next is, which of the following statement accurately describe the continuous wave technique? बताएंगे आंसर? A. It uses a heat कंटिन्यूअस carrier. वेव टेक्निक में क्या हो रहा है? समथिंग इज बीइंग यूज्ड कंटिन्यूअसली, है ना? तो it uses a heat carrier that can both compact as well as heat the गट्टा पर्चा। मतलब हीट भी कर रहा है गट्टा पर्चा को और प्रेस भी कर रहा है। सो दैट इज अ कंटिन्यूअस वेव टेक्निक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मीन सेटिंग टाइम ऑफ MTA is, मीन सेटिंग टाइम ऑफ MTA is, कितना टाइम रहता है MTA का? 165. 2 hours and 45 minutes. Around 3 hours, 2 hours से ऊपर ही रहता है। So answer will be 165 plus minus 5 minutes. Another important point is MTA was developed by whom? The scientist associated with it is very important. MTA was developed by whom? So आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, that is मोहम्मद टोराबिनाजद। ठीक है, Oh yes. मोहम्मद टोराबिनाजद। और MTA was introduced in dentistry by whom? इसमें भी आपको याद रखना नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज ली, LEE। So MTA was developed by Mohammad Tobarinajib and introduced into dentistry by Lee. और important point आपको याद रखना है, MTA is available as a grey MTA as well as a white MTA। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एज अ ग्रे MTA और एज अ व्हाइट MTA। कंपोजिशन बताएंगे आप मुझे MTA की, जल्दी बताएंगे। Calcium. बोलो बोलो। Have a book by your side but at least speak. So the composition में आता है इसका डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, bismuth oxide. So another question that can be asked regarding MTA is, which of the following act as an opacifier in MTA? Answer will be your bismuth Barium. oxide. Bismuth. Setting time इसका 3 hours रहेगा. You can write it down, or 180 minutes. So the correct answer is this one, 165 plus minus 5 minutes. pH क्या रहता है MTA का? इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। बताइए pH क्या रहता है MTA का? You have studied complete endos. 14, ma'am. It's always alkaline. You can have a book by your side, but at least speak the correct answers. So इसमें initial pH जो होता है MTA का, that is alkaline 12.5, but later on it becomes 10.5. So the question can be asked that what is the pH of MTA? It's alkaline. ठीक है, always initially 12.5 है, बाद में 10.5 है, तो it's always alkaline. एक और important बात आपको याद रखनी है, no, initially it's 10.5 and later on 3 घंटे बाद 12.5 हो जाता है। और सेटिंग टाइम इसके याद रखेंगे 2 hours 45 minutes। और आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद रखनी है कि जब हम मिक्स करते हैं आफ्टर 24 hours ऑफ मिक्सिंग, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ MTA? इट इज 40 MPa। ठीक है, लिख लेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद रखनी है। एंड आफ्टर 28 days ऑफ मिक्सिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है? 67 MPa।
ये सारी बातें आपको एमटीए के बारे में याद रखनी है. इट्स कंपोजिशन, इट्स पीएच, इट्स your setting time, Compressive and its compressive strength, and it was given by whom and it was introduced by whom. ये सब 6 points आपको एमटीए के पता होने चाहिए. After mixing, after 24 hours of mixing, the compressive strength is 40 MPa, and after 21 days of mixing, it is 67 MPa. Okay. Which kind of necrosis is seen during healing with the calcium hydroxide? coagulated. Coagulative necrosis. याद रखेंगे आप. C से calcium, C से coagulative. During healing with the calcium hydroxide. Hottest part of this is, what is this? Periphery. Last heat. Periphery. I've told you in the first question also, periphery पे hot रहता है, center में cool रहता है. Next question is, the method of determining the working length is. The method of determining the working length is All of the above. all of the above. ठीक है. आपका पेपर पॉइंट मेथड से भी पता लग जाता है वर्किंग लेंथ. कटलर फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है. ग्रॉसमैन फॉर्मूला में क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ है, एक्सरे की लेंथ है, अगर एक्चुअल से कंपैरिजन हो जाता है एक्सरे की लेंथ का. So this is all of them. Most immediate response of the pulp to an insult is Inflammation. क्या होएगा आंसर? Inflammation. A very clear question. Laser with a single wavelength is Argon. Argon laser. argon. कितना होता है argon का wavelength? Oh, 400 something, 474. 474 है ना, with a single wavelength. nanometer. 470. Yeah. Next is laser that is most commonly used. The question is asked to which of the following is a laser that is most commonly used? Answer will be your argon. And the first laser that was used was NDYAG. Correct. First laser that was used was लिख लेंगे NDYAG. What is the range of the lasers that are used in dentistry? It is 500 to 10,000. ये point याद रखेंगे. ठीक है. And yes, another point is that lasers in dentistry किसने दिया था? Dentistry में laser का introduction किसने कराया था? That the name of the person is the Goldman. You have to remember this name. And in endodontics, lasers were introduced by Johnson Watchman. ये याद रखेंगे. तो अब आप मुझे बताएंगे इरिडियम YAG का वेवलेंथ कितना होता है? ER/YAG. It's around 2940 nanometer. TMJ के लिए, सर्जरी के लिए हम कौन से यूज करते हैं लेजर? It's HOYAG. ठीक है. Laryngeal surgery में कौन से हम लेजर यूज करते हैं? That is carbon dioxide. So some of the important points of the lasers you should know. Most commonly bacteria that is found in the root canal is gram-positive. gram positive. Streptococcus सबसे ज्यादा मिलते हैं and they are gram positive. The function of the irrigant is All of the above. the function of the irrigant is बताएंगे आंसर. All of the above, ma'am. इरिगेशन के लिए आप जो भी यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, नॉर्मल सलाइन, that is going to do all of the above. Dissolve the necrotic tissue, bleaching action, opening of the dentinal tubules by removal of the smear layer. Which of the following releases formaldehyde during setting? इसमें आप याद रखेंगे AH26 है. पर आपको और भी कुछ बातें याद होनी चाहिए. दैट इज आपको नाम पता होना चाहिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर्स कौन से होते हैं? दैट इज योर इम्ब्लिसिल, सील एपेक्स, एपेक्सिट एंड बीटापेक्स. और आपके प्लास्टिक और रेजिन सीमेंट कौन से होते हैं? डायाकेट एंड AH26. और आपके ZOE सीमेंट्स कौन से होते हैं? दैट इज EWT, रॉक सीलर एज वेल एज ट्यूबलीसील. So given in your dental pulse,
तो आपको they can ask you question which of the following based which of the following is functional based तो उसमें आपको पता लग जाएगा WT और Ronsealer. ठीक है. Okay. Question is that the type of rubber dam that are used in the endodontic purpose. बताइए एंडो में कौन सा हमारा रबर डैम यूज होता है? थिन, मीडियम, हैवी? Medium. इट्स मीडियम. ठीक है, तो आपको अब ये बताना चाहिए कि सबसे पहली बात ये कि रबर डैम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? Rubber dam was discovered by whom? Name of the scientist is what? Speak out. It's Burman. ठीक है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट बर्मन ने दिया है आपका रबर डैम. ठीक है, और आपको बताना चाहिए कि which rubber dam is used for the retraction of the gingival tissue. gingival tissue के लिए कौन सा चाहिए होता है retraction के लिए? heavy, medium, extra heavy. So it will come under the category of heavy. retraction के लिए Heavy. यूज होता है. and और आपको पता होना चाहिए कि थिन की लेंथ पता होनी चाहिए रबर डैम में, मीडियम की थिक. ठीक है, थिन 0.08 inches, 0.01. The rubber Ma'am, dam that is used for endodontic can't hear anything. your medium. ठीक है, and rubber dam that is used for your retraction of cavity heavy. Ma'am, can you please repeat? I can't hear anything. Yeah. So the rubber dam that is used for retraction cavity heavy, and the rubber dam that is case of your endodontic purpose, it's your medium. और आपको लेंथ पता होनी चाहिए मीडियम की भी, हैवी की भी और थिन की भी. So thin is 0.006 inches, medium that is used for endo is 0.008 inches, and that is 0.010. Heavy retraction of the gingival tissues. ठीक है, अगर आप एंडो कर रहे हैं और रबर डैम यूज कर रहे हैं, so you are going to isolate the tooth that is being treated. ये भी MCQ आता है. And if you're doing a conservative cavity preparation, you are going to isolate two edges also in case of conservative treatment. एंडो में आप क्या करेंगे? सिर्फ उस आइसोलेट करेंगे जिस पे आप रूट कैनाल करेंगे. Okay, ma'am. Next is apical root fracture in anterior tooth can be why? The correct answer here will be any of the above. Most of the cases apical root fracture में क्या होता है कि हम tooth vital रहता है, हम splinting कर देते हैं इस केस में. But in case the tooth is not vital, we can go for endo treatment. In case the prognosis is very poor, we can infection also. So anything can most of the cases the tooth remains vital, prognosis is go for the splinting of an apical root fracture. So such a kind of question can be क्यों? क्योंकि अगर can you please just आप अपना ऑडियो बंद करेंगे because it's creating a noise. भारत. अच्छा, apical root fracture में क्या होता है हमारा? Okay, if we'll run out of time और अगर we'll start again. If we'll run out of time, we'll start again. Maybe 40 minutes हो गए हैं, so we'll start again. अगर ये बंद हो जाता है तो. So आपको याद रखना है कि जो हमारा apical root fracture है, उसके अंदर क्या होता है? That the prognosis is good. Why? Because in case of apical root fracture हमारा पूरा का पूरा tooth तो intact PDL से attached है. सिर्फ apex का part ऐसा है हमारा attached नहीं है. तो आपको ये याद रखना है कि prognosis is good in because maximum part of the tooth is attached to the PDL. सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई भी एपेक्स के पार्ट में होती है, तो ब्लड सप्लाई इज आल्सो इंटैक्ट, वो भी हमारी टूटी नहीं है. अगर हमारा कोरोनल रूट फ्रैक्चर होता है या मिडल 1/3 ऑफ द रूट फ्रैक्चर होता है तो प्रोग्नोसिस इंटीरियर टू दैट कैन बी ट्रीटेड बाय एनी ऑफ द. ठीक है,
So we'll move to the next question. That is your best treatment for this pulpal pathology is. Bharat, best treatment for this pulpal pathology is. So you can see that यहाँ पर क्या हो रहा है? Pulp polyp है. So the best treatment would be, बताएंगे आंसर क्या रहेगा? आंसर बताएंगे? RCT. So the best treatment in this case will be your root canal treatment. Pulp polyp होता है तो हम removal of the pulp polyp या irritant तो करेंगे नहीं, और अगर pulp polyp है तो हम extraction भी नहीं करेंगे. We'll go for the root. Ma'am, I'm very sorry, ma'am, but I couldn't hear anything that you said before this. हाँ थोड़ा You were सा saying something this question about the apical root. root fracture. Yes, ma'am. Okay. And this question also, apical root fracture, I understood, ma'am. But ये वाला question, you were saying something about the root, right? I couldn't hear anything. Apical root fracture का prognosis अच्छा इसलिए होता है because most of the part of the root is attached to the PDL. ठीक है, the tooth is intact. क्योंकि आपका 2/3 of the tooth PDL के साथ attached है, सिर्फ आपका 1/3 of the tooth में fracture हुआ है, but most of it is attached. और दूसरी बात ये है कि apical root fracture होता है तो blood supply हमारा apex में सबसे ज्यादा होता है. So the chances for healing are good because blood supply is intact. Blood supply भी टूटी नहीं है हमारी, ठीक है, apex से proper blood supply आ रही है tooth में, तो the chances are good because most of the tooth is attached to the PDL. First thing, second thing, blood supply is intact. That's why the prognosis is good in case of apical root fracture of the tooth, and most of the cases we are going to go for the splinting. ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. इसमें पल्पल पैथोलॉजी है, पल्प पॉलिप है, तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू द रूट कैनाल. RCT. ठीक है. नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड द कंप्लीट पल्पेक्टमी फॉर प्राइमरी टीथ. आंसर विल बी Start. You just have to remember the name of the scientist. प्राइमरी टीथ के लिए पल्पेक्टमी किसने दी थी? स्टार्की ने. ठीक है, एस से स्टार के, ये याद रखना. What is the wavelength of the argon diode that is used for hemostatic? Argon का क्या लेंथ रहता है हमारा? 514. 514 याद रखेंगे. The best way of disposal of this extracted tooth is the tooth that is that has already been filled up with your amalgam. What is the best way of disposal of this extracted tooth? Is the answer? It's a repeat question. That is, you have to collect carefully and recycle it. मींस आप इसको ऐसे थ्रो नहीं कर सकते because it contains mercury, amalgam and magnification of the microscope is determined by All of the above. all of the above. Power of your eyepiece, focal length of your binocular, magnification change factor, all of the above. ठीक है. Tevdek sutures that are used for endodontic microsurgeries are removed after 48 to 72 hours. A. 3 मिनट तक हम रिमूव कर लेते हैं. सूचर्स में अच्छा आपको ये इसके बाद ये याद रखना है एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन से हैं. ओरल सर्जरी में आप पढ़ेंगे पॉलीग्लाइकोलिक कौन सा है, सिंथेटिक कौन से है, नेचुरल कौन से हैं, कैटगट वगैरह आप ये सब पढ़ेंगे. उनको स्टेरलाइज कैसे करते हैं, we'll discuss about them all in your surgery part. अभी आपको याद रखना है that Tevdek sutures used for endodontic microsurgeries are removed after 48 to 72 hours. Sealants are effective in Initial caries. initial caries. Correct. Initial recurrent caries or rampant caries or arrested or there is a different treatment. पर अगर caries start हो रही है, just remove it and go for sealant. Sealant में भी आपको बताना चाहिए that first generation, second generation, third and fourth generation. So UV light cured हमारी first generation होती है, second generation is chemically cured, third is your visible light
cured, and fourth one is your fluoride releasing. So I used to remember it like UCVF 1, 2, 3, 4. 1 is for ultraviolet, C is chemical cure is 2, 3 is visible light, 4 is fluoride releasing. तो आप ऐसे आपको सीलेंट्स की आपको क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है. Next Yes, is the ma'am. pulp pressure in irreversible pulpitis is how much? 35. 35. और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है पल्प का? 15. It's 10 mm of Hg. 10, 10, 10, 10, और 10, नेक्रोसिस 10. में कितना आ जाता है प्रेशर? नेक्रोसिस में बताएंगे कितना हो जाता है. इट इज 0. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्रोसिस में 0, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में 35 और योर नॉर्मल इंट्रापल्पल प्रेशर 10 mm of Hg. एंड आपको याद रखना है. अच्छा, पल्प का कैपिलरी प्रेशर कितना होता है? इट्स 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. सो आप याद रखेंगे पल्प का कैपिलरी प्रेशर, नॉर्मल इंट्रापल्पल प्रेशर और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में कितना होता है, ये सब आपको याद रखना है. ठीक है. लेट मी रिपीट इट. आपका नेक्रोसिस में 0, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में 35, नॉर्मल इंट्रापल्पल प्रेशर इज योर 10 mm of Hg and pulpal capillary pressure is your 14 centimeter of water. ठीक है. ये चारों वैल्यूज आपको Yes. अच्छे से पता होनी चाहिए. अच्छा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. 2 मिनट में ये बंद हो जाएगा. विल टेक अ ब्रेक फॉर अनदर 10 minutes and then we'll start again from your question number 30 और हम जितने पे पहुंच जाएंगे. Okay. Okay, Send ma'am. you the link again. The canal anatomy that is commonly found in here. Maxillary first molar, Mandibular C-shaped second moles. molar. C-shaped हमारे Mandibular. mandibular second molar में होती है canal anatomy. ठीक है. Can you appreciate it? C-shaped. Yes, ma'am. Mandibular second molar. What is the largest component of this material? तो आपको पता नहीं चाहिए तो ये मटेरियल कौन सा है. Gutta-percha. गट्टापर्चा. एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस मटेरियल? गट्टापर्चा का कॉम्पोजिशन क्या रहता है, बताएंगे मुझे. Zinc oxide, gutta-percha, then तो इसमें गट्टापर्चा होता है दैट इज योर 20%. इसमें जिंक ऑक्साइड होता है दैट इज योर 66%. तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड. फिर इसमें हमारे पास ओपेसिफायर्स होते हैं दैट इज योर बिस्मुथ सल्फेट और वैक्सेस और रेजिन दैट एक्ट्स एज अ प्लास्टिफायर. तो सबसे ज्यादा इसमें क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड. Zinc गट्टापर्चा की oxide. कंपोजिशन कितनी होती है, परसेंटेज कितनी होती है गट्टापर्चा में, दैट इज 20%. 20. ठीक है. सो द लार्जेस्ट कंपोनेंट इज योर जिंक. Zinc oxide. जिंक ऑक्साइड, ये याद रखना. Next is the angle of this endodontic file is. So ये repeat question है. 75 plus minus 5 minutes. ठीक है. So we'll now take a break of around 10 to 15 minutes and we'll start again. Okay. Bye. Okay, ma'am. 9:30. Yeah, 9:30. We'll start again. We'll finish up with the paper by 11 or so. Okay. Okay, ma'am. Hmm.